नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा कर रहे हैं। इस पर पहला वीडियो बन चुका है जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर 1853 का चार्टर एक्ट तक की चर्चा की जा चुकी है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 से लेकर भारत की आज़ादी तक, अर्थात 1947 के पहले जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, भारत शासन अधिनियम 1935 तक की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 के आधार पर भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। जब 1857 में भारत में स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई लड़ी गई, जो मेरठ के बैरकपुर छावनी से शुरू हुई थी, मंगल पांडे के द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद से अंग्रेजों ने एक नया अधिनियम लाया जो भारत शासन अधिनियम 1858 कहलाया। इस आधार पर भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और यह कंपनी सीधे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास चला गया, यानी कि ब्रिटिश ताज के पास चला गया और भारत पर अब ब्रिटिश ताज का यानी कि महारानी विक्टोरिया का सीधा शासन हो गया। भारत में जो गवर्नर जनरल होते थे, उस गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया और उसे अब वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम से भारत के गवर्नर जनरल का पद वायसराय के पद से बदल दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 से गवर्नर जनरल का पद वायसराय के पद से बदल दिया गया और कैनिंग जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, उसे वायसराय, भारत का पहला वायसराय बन गया। तो प्रश्न है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग और भारत का पहला वायसराय कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग होगा और भारत का पहला वायसराय भी कैनिंग होगा। यह वायसराय का पद भारत में ब्रिटिश ताज का यानी कि महारानी विक्टोरिया का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 से इस अधिनियम से नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। निदेशक बोर्ड या नियंत्रक बोर्ड जो था उसे समाप्त कर दिया गया। जिस निदेशक बोर्ड या नियंत्रक बोर्ड का गठन किया गया था 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जिस निदेशक बोर्ड और नियंत्रक बोर्ड का गठन किया गया था, उसे भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 से संबंधित गलत कथन का चयन करें। ये जो हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कोई एक गलत कथन का चयन करना है, बाकी 3 सही हैं। पहला ऑप्शन है, इस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 से भारत में राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, यह सही है। यह जो भारत का राज्य सचिव था, 1858 से जो भारत में राज्य सचिव का पद सृजित किया गया और भारत में जो राज्य सचिव था वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इसे भारत की जनता से कोई मतलब नहीं था। यह भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था, बल्कि यह सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इसके पास भारतीय प्रशासन की संपूर्ण नियंत्रण शक्ति होती थी। जो भारत का राज्य सचिव का जो नया पद सृजित किया गया, यह सीधे ब्रिटिश संसद जो था, पार्लियामेंट था, उसके प्रति उत्तरदायी होता था और भारतीय प्रशासन की संपूर्ण नियंत्रण शक्ति इसी राज्य सचिव के पास होती थी। यह कथन सही है। भारत सचिव में भारतीय प्रशासन की संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति होती थी। ये कथन सही है।
भारत सचिव ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी होता था। ये कथन गलत है, क्योंकि यह जो भारत सचिव था, यह भारत सचिव ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था, बल्कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी, यानी कि संसद, पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता था। नेक्स्ट है, यह भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। ये कथन सही है, अर्थात इस क्वेश्चन में ये भारत सचिव ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी होता था, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत है और हमें गलत कथन का ही चयन करना है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो भारत सचिव होता था 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो भारत में राज्य सचिव का जो पद सृजित किया गया, भारत में जो राज्य सचिव बना, इसके लिए 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष यह भारत सचिव होता था। भारत सचिव के सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया और उसका अध्यक्ष होता था वह भारत सचिव। भारत शासन अधिनियम 1858 का जो प्रमुख उद्देश्य था, यह जो भारत सरकार अधिनियम 1858 आया भारत में, इसका प्रमुख उद्देश्य था भारत में प्रशासनिक सुधार करना, भारत में प्रशासनिक सुधार करना, इंग्लैंड में भारत का अधीक्षण करना, इंग्लैंड में भारत सरकार का अधीक्षण करना, अधीक्षण करना का मतलब होता है इंग्लैंड से जो भारत में काम करने वाले उस सरकारी कर्मचारी होते थे, उनके कार्यों का निरीक्षण करना या उसको देखरेख करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई, जिसके तहत अर्थात इसी अधिनियम के तहत 1862 में पहली बार उस समय के तत्कालीन वायसराय जो कैनिंग था, 1862 में भारत का तत्कालीन वायसराय जो कैनिंग था, उसने 3 प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया, 3 प्रतिनिधियों को नामित किया। पहला प्रतिनिधि बने बनारस के राजा, उस समय जो बनारस के राजा थे उन्हें प्रतिनिधि बनाया गया। दूसरा प्रतिनिधि बनाया गया पटियाला के महाराज को, पटियाला के महाराज को, और तीसरा प्रतिनिधि बनाया गया सर दिनकर राव को, सर दिनकर राव, इन्हें तीसरा प्रतिनिधि बनाया गया। ये जो दिनकर राव थे उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी के भारतीय प्रशासन के अधिकारी थे। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल की परिषद थी और जिसे विधान परिषद कहा गया था, उसी विधान परिषद में इस वायसराय के द्वारा इन 3 लोगों को नामित किया गया था। ये 3 लोग थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो आइए देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 को। इसके तहत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्ति प्राप्त हो गई। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां प्राप्त हो गई। यह जो विधायी शक्तियां थी जो 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत समाप्त किया गया था, अर्थात बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के तहत अधीन कर दिया गया था। उन्हें भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत इन मद्रास और बम्बई को पुनः उन्हें विधायी शक्तियां प्राप्त हो गईं। पहला ऑप्शन है, इस अधिनियम ने विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत मद्रास और बम्बई को पुनः क्या हुई कि विधायी शक्तियां प्राप्त हो गईं, जो पहले 1873 के तहत समाप्त की गई थी। दूसरा ऑप्शन है, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन हुआ। ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि बंगाल में 1862 में विधान परिषद का गठन हुआ। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में विधान परिषद का गठन हुआ और पंजाब में
1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। ये ऑप्शन भी सही है। आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए वायसराय को अधिकृत किया गया। ये ऑप्शन भी सही है। और इस आपातकाल में जो वायसराय द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था, जारी करना होता था, उसकी जो अवधि होती थी वह 6 माह निर्धारित की गई, अधिकतम 6 माह निर्धारित की गई। इसलिए ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1892 के अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। हमारे पास 3 कथन दिया गया है, यह देखना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है सरकारी सदस्यों का बहुमत रखते हुए केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। यह 1892 के अधिनियम से किया गया, यह ऑप्शन सही है। दूसरा है विधान परिषद को बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के अधिकृत किया गया, यह ऑप्शन भी सही है। 1892 के अधिनियम के तहत भारत के विधान परिषद, उस समय जो विधान परिषद था, उसको बजट पर बहस करने की अनुमति मिल गई और उस कार्यपालिका में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी अधिकृत किया गया, इसलिए यह ऑप्शन भी सही है। तीसरा है इस समय लैंसडाउन वायसराय था, ये ऑप्शन सही है क्योंकि भारत में जो लैंसडाउन का कार्यकाल था वह था 1888 से लेकर 1894 तक, इसलिए ऑप्शन नंबर ये 3 भी सही है। अब देखते हैं कूट की सहायता से हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन है 1, 2, 3 सही, ऑप्शन नंबर 3 सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 में इंग्लैंड में भारत का जो राज्य सचिव था, इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव था, वो उसका नाम था जॉन मार्ले, जॉन मार्ले। और उसी समय भारत का वायसराय था मिंटो, इसलिए इसके समय जॉन मार्ले और मिंटो के समय में जो भारत में अधिनियम लाया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 कहा गया, इसे इन नामों को मिलाकर मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस मार्ले मिंटो सुधार में जो भारत में 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया, इसके तहत भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति शुरू हो गई। मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति शुरू हुई। दूसरा, इस मार्ले मिंटो सुधार को, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है इस मार्ले मिंटो सुधार 1909 को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। अभी हमने बात किया कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, उसी ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था, इसलिए इसे भारत में सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है। 1909 जो मार्ले मिंटो सुधार था 1909, इसकी जो कुछ विशेषताएं थीं, ये विशेषताएं थी कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान सभाओं के आकार में वृद्धि कर दी गई। भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा जो हम उस समय का केंद्रीय जो विधान परिषद था और प्रांतीय विधान परिषद, इन दोनों केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि कर दी गई, किंतु जो सरकारी बहुमत था वो बनाए रखा गया। सरकारी बहुमत बनाए रखा गया, अर्थात जो ब्रिटिशों का बहुमत था केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडलों में, उनके बहुमत को बनाए रखा गया। इसकी और विशेषता थी कि इसमें मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान लाया गया कि इसमें मुस्लिम सदस्यों का चुनाव जो होगा वो मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही होगा, मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही होगा। इस आधार पर
इसे 1909 के मार्लियामेंटो सुधार को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का शुरुआत माना जाता है और इसे इस भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा भारत में सांप्रदायिकता को कानूनी मान्यता मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 को भारत में मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। जो यह मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1919 इसे भारत में 1921 में लागू किया गया और इस समय जिस समय यह भारत सरकार अधिनियम आया 1919 में, उस समय ब्रिटेन में जो भारत का राज्य सचिव था वो मॉन्टेग्यू था और उस समय भारत का जो वायसराय था वो चेम्सफोर्ड था, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। यह भारत शासन अधिनियम 1919 जो इसके पूर्ववर्ती अधिनियम अर्थात भारत शासन अधिनियम 1909 अधिनियम से 2 कदम और आगे बढ़ गया। अर्थात 1909 में केवल मुस्लिमों के लिए यह प्रावधान किया गया था कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करेंगे, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हो गया कि 1909 के अधिनियम से 2 कदम और आगे बढ़कर इसमें सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को सूची बनाकर पृथक किया गया? सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को सूची बनाकर अलग अलग कर दिया गया। इसमें प्रांतों से केंद्रीय नियंत्रण में कमी आ गई, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा राज्यों और प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। तो प्रश्न है, यह भी प्रश्न आता है कि भारत में द्वैत शासन की शुरुआत कब की गई? तो भारत में द्वैत शासन की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई। इसमें प्रांतों से केंद्रीय नियंत्रण में कमी आ गई और अपने प्रांतों को अपने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल गया। और सरकार का जो ढांचा था वह एकात्मक बना रहा, अर्थात केंद्र मजबूत बना रहा, किंतु प्रांतों को अपने विषयों पर अर्थात इस अधिनियम के द्वारा जो सूची बनाई गई, केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची, 2 अलग अलग सूची बनाई गई। जो प्रांतीय सूची थी उन सूचियों पर प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार मिल गया। अब इस प्रांतीय सूची को भी इस अधिनियम के द्वारा 2 भागों में बांटा गया। एक भाग कहलाया हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। हस्तांतरित विषयों में गवर्नर का शासन होता था। इसमें गवर्नर मंत्रिपरिषद की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होता था, जबकि आरक्षित जो सूची थी गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता लेता था और यह कार्यपालिका परिषद होती थी जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम से देश में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा देश में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। इसमें पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। जैसे वर्तमान में देश में द्विसदनीय व्यवस्था है, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, इसी तरह भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। इस द्विसदनीय व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ हो गया और दोनों सदनों में बहुसंख्यक सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था। वायसराय का जो कार्यकारी परिषद था उसमें 6 सदस्यों में से 3 सदस्य का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। वायसराय का जो 6 सदस्यीय परिषद होता था उसमें से 3 सदस्यों का
भारतीय होना यानी कि इंडियन होना आवश्यक कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त कार्यालय का शुभारंभ किया गया और जो भारत सचिव होते थे उन्हें उच्चायुक्त के रूप में हस्तांतरित कर दिया गया, यानी कि भारत सचिव को ही उच्चायुक्त माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा अर्थात भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित निम्नलिखित में से सही कथन चुने। सही कथन चुनना है। पहला है 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, सही है। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। दूसरा है केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, अर्थात राज्य विधानसभाओं को अपना बजट बनाने का अधिकार मिल गया। केंद्र अपना बजट बनाती थी और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट बनाने का अधिकार मिल गया भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट है लंदन में उच्चायुक्त कार्यालय का गठन किया गया और उस समय जो भारत सचिव होता था उस भारत सचिव को ही उच्चायुक्त के रूप में नामित किया गया। इस प्रकार हमारा यह तीनों कथन सही है, अतः सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी सही। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत को एक अखिल भारतीय संघ के रूप में स्वीकार किया? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत को एक अखिल भारतीय संघ के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस अधिनियम के द्वारा अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और इसके द्वारा 3 सूची, इसके पहले जो प्रांतों के लिए अलग सूची और केंद्र के लिए जो अलग सूची, प्रांतों के लिए और केंद्र के लिए अलग अलग सूची बनाई गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। उससे अलग भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 3 सूची की व्यवस्था की गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वर्तमान में भी भारत में इस तरह की ही सूची की व्यवस्था की गई है। और जो अवशिष्ट विषय था अर्थात इन तीनों सूचियों में से किसी सूची में शामिल नहीं था उसे अवशिष्ट विषय कहा गया। अवशिष्ट विषय, इस विषय पर जो कानून बनाने की शक्ति थी वह सीधा वायसराय को थी, किंतु यह व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आ सकी। अतः इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कि भारत को एक अखिल भारतीय संघ के रूप में स्वीकार किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 में राज्यों में शुरू हुई द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा समाप्त की गई? तो 1919 में राज्यों में शुरू की गई द्वैत शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दी गई, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। उसके तहत राज्यों में द्वैत शासन की व्यवस्था शुरू की गई थी। इस द्वैत शासन व्यवस्था को भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दी गई और राज्यों से जो द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त हुई उसे केंद्र में लागू कर दिया गया, अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा राज्यों से द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? तो भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा और इसी आधार पर 1 अप्रैल 1935 को भारत में आरबीआई की यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई और जो यह रिजर्व बैंक था बना भारतीय रिजर्व बैंक, यह देश की मुद्रा और खास के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार माना गया, अर्थात आरबीआई ही भारत में देश की मुद्रा और खास नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 अक्टूबर 1937 में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगले वीडियो में हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और उसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे तथा भारत में बनने वाले अंतरिम सरकार, जो भारत में अंतरिम सरकार बनी भारत को आज़ादी मिलने के पहले 1946 में भारत में जो अंतरिम सरकार बनी, उस सरकार में किस व्यक्ति को कौन सा दायित्व मिला था, कौन सा पद मिला था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल जिसका निर्माण 1947 में किया गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।